Okay, so this is an additional lecture to what we are covering in college from the chapter of electrostatics. As we know that के इस chapter की जो theoretical aspect है, सारे derivations और related formulas and concepts, ये सब हम already cover कर चुके हैं. So we need some extra lecture, we need some, you may say, an additional lecture to discuss some elementary ideas about the electrostatic potential energy, particularly the numericals. कंसेप्ट वैसे हमारा क्लियर हो चुका है कि whenever we move a charge within the electric field, within you may say an electrostatic potential, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है. और एक बहुत ही जनरल सिनेरियो में, एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, rather you may say charge Q naught which we are bringing or which we are separating, moving away. ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, थ्योरी में हमने इसे कवर कर रखा है. यस यस. इसमें मैं ये चीज जरा बहुत अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूँ या क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि ये जो Q है या Q नॉट है, ये वो चार्ज है जिसको हम फील्ड में मूव करते हैं, लाते हैं या फील्ड से बाहर ले जाते हैं. और ये जो V है यानी कि पोटेंशियल, ये उस जगह का एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, पहले से मौजूद पोटेंशियल है, और इस चार्ज को इस पहले से मौजूद पोटेंशियल में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. अब वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी का ही मीनिंग लेती है, तो इसका जब हम यूनिट बनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका यूनिट होता है जूल. बट चूंकि हम बहुत टाइनी और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस के साथ डील करते हैं तो जो एनर्जी डेवलप होगी वो काफी कम होगी. इसलिए जूल उसके रेफरेंस में एक बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है. इतना बड़ा यूनिट और छोटी सी एनर्जी को एक्सप्रेस करना, जैसे ये वैसे ही एग्जांपल हुआ कि आपको कुछ छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना है एंड यू स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग इट इन किलोमीटर्स, तो ये तो बात सही नहीं होगी. तो ये जूल हालांकि एनर्जी का ही यूनिट है, बट ये सूट नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कैलकुलेशंस के लिए, बिकॉज जूल इसके लिए काफी बड़ा हो जाता है. तो हम यहाँ पर एक और यूनिट इसका यूज करते हैं और वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक बार तो मेरा ख्याल है मेडिकल के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है ये. तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, इसमें हम वोल्ट ऐसा वर्ड पढ़ते हैं ना तो हम बोलते हैं भाई ये पोटेंशियल का यूनिट है. नहीं, याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट किसको दिया जाता है, एनर्जी को. इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसके डायमेंशंस वैसे ही आएंगे जैसे एनर्जी के आते हैं. इफ यू वांट टू राइट इट्स डायमेंशन हम लिख सकते हैं m1 L2 T-2. वही डायमेंशन जो जनरली हम आमतौर पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन के लिए बनाते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए काफी सूटेबल है, काफी लाइक एप्लीकेबल यूनिट है, बिल्कुल उसकी वैल्यू के साथ वो सूट करता है. बट हमें कई बार इसे जूल में कन्वर्ट भी करना होता है. ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्जन फैक्टर वी आर गोइंग टू यूज हियर. सो ये काफी सिंपल है. देखें, ये है इसका कन्वर्जन यूनिट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू 1.6 into 10⁻⁻19. अब ये नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं, इस नंबर को अगर मैं केयरफुली देखूं तो बच्चों ये वाला जो नंबर है ये नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो. 1.6 into 10⁻⁻19. So do remember 1 electron volt always going to be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. सो ये स्टेटमेंट मेरा याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई जूल वाला यूनिट होगा या जूल में कोई वैल्यू होगी और हमें उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे. और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नंबर होगा और हमें उसे जूल में कन्वर्ट करना है तो उसे 1.6 into 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक हो गई बात. अब इसमें बाकी की सारी चीजें जो है मैं आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझाऊंगा.
So I will be starting with some very simple questions. बड़े आसान से क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करते हैं। बाकी जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है और थियरी है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Now in this question it is stated कि potential energy at a point in space is given by this much. Sorry, potential is this much, 4 into 10 to the power 5 volt. Find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb, मतलब ये वाली चार्ज हम ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। कहां पर? पॉइंट ए पर। Does the answer depends on the path along which the charge is brought? क्या हमारा आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है? सो यहां पर हम वर्क डन का रेफरेंस बनाते हैं। देखिए जब हम वर्क डन लिखेंगे सो इन मोर जनरल फॉर्मेट हम ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इनटू चार्ज जिसका हम मोशन करा रहे हैं। ठीक है, आर थिंग्स क्लियर? ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। हालांकि ये वर्क डन एक्सटर्नल लेवल पर है और वैसे ही पूछा है हमको फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो हमको ही लाना है। सो अब इस केस में देखो, करंट सिचुएशन में अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो हम ये चार्ज कहां ला के रख रहे हैं? पॉइंट ए पर। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। कितना चार्ज है? तो लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन विल बी वेरी सिंपल, कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। VA दैट इज 4 into 10 to the power 5, यही बताना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0 इनटू जो चार्ज हम ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 3 into 10 to the power -6 इन कूलम। सो ये वर्क डन हो गया 4 into 3 दैट विल बिकम इक्वल टू 12 plus 5 minus 6 will become equal to 10 to the power -1. So this work done will be 1.2 joule. 1.2. That's it. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब जस्ट लाइक 1 मार्क क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हो आप। अब इसमें जो अगला हिस्सा है क्वेश्चन का वो ये है कि क्या हमारे थ्रू ये जो वर्क डन किया गया है ये पाथ पर डिपेंड करता है क्या? तो आओ चेक करते हैं। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है जहां पर हमको चार्ज लाना है और हम हैं कहीं इंफिनिटी पर। अब मैं 2-3 पाथ यहाँ पे बना रहा हूं लाइक इंफिनिटी से मैं पॉइंट ए पे ऐसे सीधे आ जाता हूं, ये पहला पॉसिबल पाथ मैंने बनाया, ये ऐसे सीधे। फिर इंफिनिटी से ही आता हूं मैं पॉइंट ए पे लेकिन ऐसे घूम के आ जाता हूं, ये दूसरा पाथ मैंने बनाया। फिर इंफिनिटी से ही आता हूं लेकिन ऐसे आता हूं, थोड़ा सीधा थोड़ा टेढ़ा ऐसे, पहले इधर नीचे फिर इधर। अगर आप इन तीनों पाथ को नंबर दे दो, 1 पाथ नंबर 2 पाथ नंबर 3, अब इन तीनों पाथ के लिए अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो तीनों केसेस में वर्क डन का फॉर्मूला तो यही बनेगा, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इनटू चार्ज करूंगा तो तीनों केसेस में जब मैं वर्क डन का कैलकुलेशन करूंगा तो आंसर तो यही आएगा। इसका सीधा मतलब क्या पता चला? डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड। ये पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, याद करें हमने 11th में देखा था ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। यस, तो ये उसी का एक हिस्सा है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फील्ड में हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी हम बोलेंगे वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी रास्ते से आए, आप जब भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आप यही देखेंगे कि फाइनल और इनिशियल में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है और आप उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई मामला नहीं है इसमें दूसरा। ओके, यस सर। चलिए एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चंस ले रहा हूं, हालांकि ये आप अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जस्ट लाइक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस रीजन से मैं ये सारी चीजें ले रहा हूं। ओके, now see this question. If 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt, तो जहां पोटेंशियल पहले से 10 वोल्ट था तो बेटा ये जो है ना अपना, ये V इनिशियल हो गया। किसी दूसरे पॉइंट पे ले गए हम जहां पे पोटेंशियल V है, तो ये जो हुआ ना ये V फाइनल हुआ, और अब हमको V फाइनल ही कितना है ये पता करना है, और हमें ये बता दिया गया है कि इस केस में वर्क डन इतना है और ये चार्ज है।
ये वर्क डन. So just apply the formula in a similar way as we have applied just now. So this work done will be equal to V final minus V initial, that is potential का difference, into the magnitude of charge. ठीक होगी बात. इनफैक्ट यहाँ पे चार्ज जिस किसी नेचर का है वही इस्तेमाल करेंगे. मैग्नीट्यूड भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे. अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे माइनस में लगाएंगे आंसर. ओके, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे. तो कोई खास बात नहीं है. हाँ, चलिए निकालें वर्क डन. कितना वर्क डन यहाँ पर हुआ? 120. V फाइनल तो V है, V इनिशियल 10 है. ठीक है, लेट्स कीप इट एज इट इज. और चार्ज है 6. तो आपने फौरन ही गेस कर लिया यहाँ पे कि ये V माइनस 10 ये हो जाएगा 20. तो V हो जाएगा 30 वोल्ट. दैट्स इट, फिनिश, डन. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. थोड़ा सा मैं सीक्वेंस आगे पीछे करूंगा just to have correlation in the questions. Now see this question. Find the work done when the charge of 20 into 10 to the power minus 6 coulomb is moved from a point P at a potential of minus 50 volt to a point Q at a potential of 200 volt. बेटा ये जो है यहां से मूव कर रहे हैं तो ये क्या चीज बना? V इनिशियल. यहां तक ला रहे हैं तो ये क्या चीज बना? V फाइनल. ये जो गिवन है ये चार्ज है और हमें वर्क डन निकालना है. ठीक है, करेक्ट हो रही है बात? V फाइनल 200 माइनस 50 इंटू चार्ज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ये 250 हो गया, ये हो गया 20. तो बता दें आप फाइनल आंसर क्या हो गया इसमें? 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. यू कैन जस्ट राइट इट इन जूल. दैट्स इट. इस क्वेश्चन में सिर्फ नया ये था कि कोई अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको माइनस लेंगे. कोई खास बात नहीं. इनफैक्ट अगर चार्ज भी नेगेटिव दिया ना हमको तो हम यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू भी नेगेटिव में ही पुटअप करेंगे अगर हमको नेगेटिव चार्ज दिया गया है. आर थिंग्स क्लियर? यस सर. आइए एक और करते हैं. थोड़ा सा इसमें जो वैरायटी ऑफ कंडीशन है वो हल्की सी बदल रही है. एक प्रोटॉन है जिसे हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट. अब देखिए यहां पर चार्ज इसने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन नाम लिया इसने प्रोटॉन. आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये पता होना चाहिए आपको. ये चीजें बेसिक्स हैं, आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं और हम ये भी 11th में भी हमने चार्जेस के डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते वक्त कवर किए हैं. कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इसको एक्सेलरेट किया? 200. तो ये जो चीज है ना ये डायरेक्टली हमको पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है, डायरेक्टली पीडी दिया है. या आप कह सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की एक डायरेक्ट वैल्यू हमको बता दी इसमें. अब लेकिन हमसे इसने ये नहीं पूछा कि भाई बताओ वर्क डन कितना है, बल्कि इसने ये पूछा कि भाई वेलोसिटी कितनी है और मोमेंटम कितना है. तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पजल हो सकते हैं लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है. सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे और हमेशा से जैसे हम लिखते आए वैसे ही लिखेंगे. वी फाइनल वी इनिशियल इन दोनों का डिफरेंस और उसके बाद जो भी चार्ज हम यूज कर रहे हैं वो. तो वर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया डिफरेंस 200. दिस इज गोइंग टू बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब ये मल्टीप्लीकेशन आप पूरा कर लें और बताएं कितना आंसर आता है. 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल. करेक्ट हो गई बात? यस. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू गेट एन आंसर फॉर वेलोसिटी और मोमेंटम. इसमें एक फंडामेंटल बात आप याद रखो
कि जब भी किसी सिस्टम में कोई वर्क एग्जीक्यूट होता है, कोई वर्क परफॉर्म होता है या सिस्टम पर कोई काम किया जाता है, तो वो अल्टीमेटली किसी न किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। याद है जब हमने ये यस डेरिवेशन ड्रॉ किया था पोटेंशियल एनर्जी वाला, तब हम यही कह रहे थे ना कि हमने यहाँ पे कुछ चार्ज का मोशन कराया जिसके लिए कुछ वर्क डन हमने किया और वो वर्क डन कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम इस चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमारा किया गया वर्क डन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ये यस फंडामेंटल बात याद रखिए, हमेशा फिजिक्स में ऐसा ही होता है, वर्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी या वर्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो इन करंट सिचुएशन ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हम अब फाइनली ये क्लेम कर लें कि इस सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई या प्रोटॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई वो इतनी हो गई? यस 3.2 into 10 to the power minus 17 joule. But what is the formula for kinetic energy? हाफ mv square Half हाफ mv mv square, and that will be equal to 3.2 into 10 to the power minus 17 by magnitude. तो हमें निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, and that will become 2 into 3.2 into 10 to the power minus 17 and then divided by the mass of used charge. जिस चार्ज को आपने यूज किया, जिसे आपने एक्सेलरेट किया, जिसे आपने मूव कराया, आपने उसका मास लिखना है यहाँ। अब हमने प्रोटॉन एक्सेलरेट कराया तो हमको प्रोटॉन के मास का अंदाजा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रोटॉन का मास होता है, ये न्यूमरेटर तो पहले मैं जैसे वैसे लिख लूं, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ये सारा डेटा हमने क्लास 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। इट इज नथिंग न्यू फॉर अस। आप जाके रिवीजन कर लें, वहां पे आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी कि हर एक जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके मासेस कितने हैं और उनके चार्जेस कितने हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते वक्त मैं वो सारा डेटा उठा के यहाँ लाना जरूरी नहीं समझता, थोड़ा सा आप एफर्ट लें और जाके उनको चेक करें। अब हमें वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वी आर डन विद द आंसर, हो गया काम खत्म। ये मल्टीप्लीकेशन कर लें, डिवीजन कर लें और स्क्वायर फैक्टर आप सॉल्व कर लें तो फाइनल आंसर आपका वी का आ जाएगा। एंड दिस विल बी इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बट इसमें एक और चीज पूछी है, मोमेंटम। अब आप खुद अंदाजा लगाएं बेटा, अगर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू m into v। तो ऑलरेडी जो वेलोसिटी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया उसको यहाँ लाके पुटअप करें। ये मास जो प्रोटॉन का है 1.67 into 10 to the power minus 27, इससे उसको मल्टीप्लाई करें, आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा। इसका लर्निंग आउटकम क्या है, इस न्यूमेरिकल से हमको क्या सीखने मिला? तो बस ये समझ आया वर्क डन। हाँ, कि वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया। ऐसे धीमे से उठा के लाके रखेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको एक्सेलरेट कर देंगे, फ्री छोड़ देंगे, भाई जा भाग, कितना भागता है चल, तब वो पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हम चार्ज को लाके रख नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं और वो एक्सेलरेट हो रहा है। आगे ना बच्चों बात समझ में? यस सर। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से या इसी लाइन पर एक क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा डेटा सिर्फ मैंने बदल दिया है और वो ये वाला है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ, पीडी है 250, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो यहाँ पर प्रोटॉन की वजह कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के कुछ डिस्क्रिप्शंस आप याद रखो, जब हम इसकी चार्ज की बात करेंगे तो ये है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। लेकिन बच्चों इसी इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करेंगे तो कितना है जानते हो? 9.1 शाबाश, 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। बाकी कहानी पूरी सेम है, चार्ज रखो, मास रखो, सॉरी चार्ज लो, पोटेंशियल का डिफरेंस लो, वर्क डन निकालो। स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे? वर्क डन। कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब ये बस मैग्नीट्यूड में निकालना है, यहाँ पे माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फाइनली इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करोगे? जो भी वर्क डन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। स्टेप 3 में आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ mv स्क्वायर, और यहां से आप वेलोसिटी निकाल लोगे।
अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच दे दूं तो क्या हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ke डिवाइडेड बाय m इन अंडर रूट? सोचें। Yes. या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन अपॉन m, क्योंकि ke इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन, Yes. तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम चाहें तो ये वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला भी उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा और आगे उसमें क्या कहेंगे, वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इसको कैसे किया गया है। आप इसको होमवर्क में अटेम्प्ट कर लें। ओके। Yes. ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन मैं लेता हूं। चलिए सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। जस्ट अ सेकेंड। जब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ लें, जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। स्क्रीन आपको दिख रही है? Yes. यस, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन देन। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखें, यही एनर्जी के कन्वर्जन वाला। फिर थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पर हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस खाली रखते हैं। थोड़ा सा स्पेस इसके लिए खाली रखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ये चले पहले इसी खत्म कर देते हैं, बिकॉज अब ले ही लिया है तो। Find the potential energy of the 2 point charge system having a charge q1 and q2 separated by distance r. अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में समझाना चाहता हूं। वैसे देखो, हमारे पास यहाँ कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस है ना। एक है q1 और दूसरा है q2, और इनका जो सेपरेशन है वो r है। अब ऐसे हमको और अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसमें हमने 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस ऐसी अरेंजमेंट करनी है। तो पहले हम इसकी एक फ्लो लाइन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए मैं एक कहानी बनाता हूं, या इसको समझाने के लिए, ये समझने के लिए मैं एक स्टोरी क्रिएट करता हूं। वो ऐसी है कि हम ये मानेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो चार्जेस यहां पर हैं, ये एक एक करके सिंगल सिंगल इस जगह पे आ रहे हैं। ऐसा हमारा अजम्पशन होगा। ठीक है, बारी बारी से ये सारे चार्जेस आते जाएंगे, ऐसा हम दिमाग में सोचेंगे, ऐसी अपनी एक कहानी बना लेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चार्ज कौन आएगा? Q1। ठीक है, पहला चार्ज आएगा Q1। अब बच्चों, जब पहला चार्ज आ रहा था तो ये पूरा स्पेस एम्प्टी था, खाली था। करेक्ट हो गई बात? और पहले से यहां पर किसी किस्म का पोटेंशियल भी मौजूद नहीं था। देयर वॉज नो पोटेंशियल। ठीक है, स्टोरी को जरा समझिए, क्योंकि फिर बड़े प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा हमको। तो पहला चार्ज जब आ रहा था, स्टोरी की पहली बात या फ्लो लाइन उसका ऐसा है कि ये चार्जेस इकट्ठे एक साथ आके यहां नहीं बैठ गए। हम क्या इमेजिन करेंगे? दे आर कमिंग वन बाय वन, दे आर कमिंग वन बाय वन, वो एक एक करके आ रहे हैं।
तो पहले नंबर पे चार्ज Q1 आया, हम ऐसे इमेजिन करेंगे। अब जब Q1 चार्ज यहाँ माइग्रेट कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो ये पूरा स्पेस खाली था और ये पूरे स्पेस खाली था और इसमें यहाँ पर पहले से कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं था। तो Q1 का जो मोशन हमने कराया, जिस स्पेस में हमने Q1 का मोशन कराया, वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस पहले से नहीं था। ठीक है, Yes. तो इसका मतलब Q1 को यहां पर लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं 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 होगा, नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो Q1 फ्री में आ जाएगा, Q1 फ्री में आएगा। ठीक हो गई बात। Yes. अब दूसरा चार्ज आ रहा है। बेटा जब दूसरा चार्ज आ रहा है तो यहाँ पहले से कौन था? Q1. तो दूसरे चार्ज की एंट्री किसके पोटेंशियल में हुई? Q1. Q1 के पोटेंशियल में हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका हुआ, चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, चाहो तो वर्क डन बोल लो, चाहो तो एनर्जी स्पेंड बोल लो, कुछ भी बोल दो, बात यही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका हुआ Q1 के पोटेंशियल में Q2 को लाना। बात को समझे? Yes. Q1 पहले आ चुका था तो Q1 का पोटेंशियल आ जाएगा ना, उसको V1 बोलूंगा मैं। Yes. फिर सेकंड नंबर पर कौन आया? Q2. Q2 आया। तो Q2 किसके पोटेंशियल में आया? Q1. Q1 के। तो हम लिखेंगे कैसा? V1 Q2. V1 Q2। और हमें ये पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, आप देखो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया, पोटेंशियल इंटू चार्ज है कि नहीं? Yes. पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, बात एक ही है। पोटेंशियल इंटू चार्ज है। तो किसका पोटेंशियल पहले आ चुका था? Q1 का, क्योंकि Q1 तो यहाँ आके बैठ गया, अब वो वहां का राजा हो गया। अब उसकी मौजूदगी में बाकी आने वाले हैं, तो फिर वो उसको पूछना पड़ेगा ना, उसके रेफरेंस में आना पड़ेगा ना। कहानी कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर बड़ा सिंपल है। अब देखो Q1 का पोटेंशियल कहाँ? यहाँ R डिस्टेंस पर। तो फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R इनटू क्या चीज? Q2। ये Q2 ये बाहर का पहले से। हाँ, अगर Q2 नेगेटिव होता तो मैं यहाँ माइनस में लिखता, Q1 अगर नेगेटिव होता तो भी मैं यहाँ माइनस में लिखता। याद रखो, ये लिखते वक्त जो चार्जेस पॉजिटिव हैं उनके नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी, और जो चार्जेस नेगेटिव हैं तो उनके वैल्यूज पूरे नेगेटिव में आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ दो चार्जेस की असेंबली है। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। सो टू चार्जेस व्हेन वी कलेक्ट एट सर्टेन सेपरेशन इन सम स्पेस, तो उनकी नेट पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाती है। आर थिंग्स क्लियर? अब हम इसमें बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये एक उससे लिंक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, पहले इस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि देयर आर टू चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड Q है एंड दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R. What will be the speed of each charge when they reach infinity due to their mutual repulsion? कहने का मतलब ये है कि यहां पर दो चार्जेस थे, ये भी Q है, ये भी Q है। बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। इन दोनों का सेपरेशन कितना है? दोनों पॉजिटिव रहने की वजह से क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे? Yes. और इनका रिपल्शन इस हद तक हुआ कि ये भी कहां चला गया? इन्फिनिटी में, और ये भी इन्फिनिटी में चला गया, मतलब बहुत दूर गए। तो उतना दूर जाते जाते उनकी स्पीड कितनी हुई ऐसा पूछ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। आप सोचो बेटा, जब ये नजदीक थे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, यानी कि Q²/R। करेक्ट है ना? Yes. हाँ, जब ये इन्फिनिटी पर पहुंचे एकदम एंड में, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0. जीरो हुई। वेरी गुड, बिकॉज इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब मेरा छोटा सा सवाल है, यहां थे तो पोटेंशियल एनर्जी थी, इन्फिनिटी पर पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुई, तो ये कहां गई? एनर्जी तो लॉस नहीं होगी, ये किसी ना किसी में कन्वर्ट होनी चाहिए। शाबाश, ये किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां पर इन टोटल बनी होगी दोनों की मिला के, वो ऐसी होनी चाहिए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा बेटा आप।
1/4πε0, पहला चार्ज भी क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू, इसलिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन आर, माइनस फाइनल तो इन्फिनिटी पर पहुंच ले, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब गड़बड़ होगी काइनेटिक एनर्जी लिखने में, तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी हो रही है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सोचो तो क्यों ऐसा? दो चार्जेस में। क्योंकि ये चार्ज भी अपनी अपनी स्पीड से चल रहा है, ये भी अपनी स्पीड से चल रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के मासेस सेम है, इसलिए दोनों की स्पीड भी सेम होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के, अब जब मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूं तो क्या ये दोनों मिला के एम वी स्क्वायर हो गया? यस। इज इक्वल टू ये हो गया बेटा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर एम, और ये सारा कुछ जाएगा इन अंडर रूट, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू को बाहर निकाल लिया, ये बाकी सब ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट में है। तो ये हो गई इसकी स्पीड। डन? ऐसा नो? यस सर। अब यहां पर मैं एक आपको हिंट दे करके इसमें एक पॉसिबल क्वेश्चन आपकी फर्दर स्टडी के लिए छोड़ रहा हूं। सपोज ये दोनों चार्जेस अगर अलग अलग होते हैं और इनके मासेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ Q1 Q2, तो स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऐसे ही होती, यहां पर यही फॉर्मूला लगता, यहां पर आता 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, फाइनल जीरो हो जाती, लेकिन गड़बड़ यहां होती। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते फिर हम? हाफ m1v1 m1v1 स्क्वायर m2। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर अगर तुमने m1v1 स्क्वायर और m2v2 स्क्वायर कर दिया तो फिर दो दो स्पीड हो गए, दोनों निकालने कैसे? तो यहां मैं एक हिंट देकर ये बात छोड़ रहा हूं, यहां पर हम रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लगाते हैं। रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसकी आप थोड़ा तहकीक करें, मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ये सारी चीजें सिखाई हैं। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल सिंपल बोर्ड्स के लेवल पर के क्वेश्चंस ले रहा हूं, इसलिए इसमें ज्यादा एंटर नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि आप रिड्यूस मास का कंसेप्ट यहां पे लगा सकते हो और फिर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो गई बात? यस। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। आए, इसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले सादा सीधा ले लेता हूं, उसके बाद प्लस माइनस वाला। ओके, now there are four identical charges and they have been brought and arranged in the form of a square. yes, और स्क्वायर की साइड लेंथ ए बताई गई है हमको। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको बोल दें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, कुछ भी बोल दें, बात एक ही है कि हमको ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए ना आपने वो स्टोरी फॉलो करनी है, अभी वो कहानी फॉलो करनी है आपने, ठीक है ना? कौन सी कहानी? क्या ये चार्जेस एट वंस कलेक्टिवली एक साथ यहाँ आकर ऑक्यूपाई हो गए? नहीं। हम क्या मानेंगे? पहले एक चार्ज आया, एक 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 करके आ रहे, दे जस्ट कमिंग वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, एंड दे आर कमिंग इन द पोटेंशियल ऑफ ईच अदर। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इस चार्ज को 1 मान लेता हूँ, ये ए वाले को, फिर इसको मानता हूँ 2, फिर इस वाले चार्ज को अज्यूम करता हूँ 3, और इस वाले चार्ज को अज्यूम करता हूँ 4। अब कहानी ऐसी होगी कि पहला चार्ज तो फ्री आएगा, फ्री में आएगा पहला चार्ज। क्यों? क्योंकि जब ये पहला चार्ज आ रहा था तो यहां पर पहले से कोई दूसरा चार्ज नहीं था, पहले से कोई दूसरा एग्जिस्टिंग पोटेंशियल नहीं था, तो ये एक ऐसे ग्राउंड में आ गया, ऐसे स्पेस में आया जहां पर पहले से कोई पोटेंशियल नहीं है। तो वही बादशाह, वही राजा, वही आया, वही पहला, उसके लिए कोई वर्क डन नहीं, वर्क डन जीरो फॉर द फर्स्ट चार्ज टू कम, बिकॉज पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था। क्लियर हो गई बात बेटा? यस। आप सोचो सेकंड चार्ज आया, तो जब सेकंड चार्ज आया तो क्या करेंगे? वो पहले के पोटेंशियल में आया,
फर्स्ट पे तो क्या हमें ऐसे लिखना पड़ेगा? V1 Q2 1 Q2 प्लस, अब सोचो थर्ड चार्ज आया, V1 प्लस V2 V1 Q2 दोनों के पोटेंशियल में V1 Q3 प्लस V2 Q3। आपने महसूस किया मैंने क्या लिखा? यस क्योंकि थर्ड चार्ज जब एंट्री कर रहा है तो उस वक्त पहले का भी पोटेंशियल था और दूसरे का भी था, तो दोनों के अलग अलग हिस्से लिखने पड़ेंगे। अब इस लॉजिक पर सोचो, अगर फोर्थ चार्ज आया तो क्या करेंगे? V1 Q4 V1 Q4 शाबाश, V2 Q4 शाबाश, V3 Q4 वेरी गुड। ठीक है ना, इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए एक साथ वगैरह वगैरह, लेकिन उतने ज्यादा बड़े प्रॉब्लम हमारे बोर्ड्स के पेपर्स में नहीं पूछे जाते हैं, इवन सीईटी में भी नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 या हेक्सागोन बना देंगे, 5-6 चार्जेस कर लेंगे, तो उतना काम हम कर सकते हैं, और कोई ज्यादा इस पे एक्सेसिव शॉर्टकट पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फ्लो लाइन आपको समझ में आ रही है? पहला चार्ज लेके आएंगे तो फ्री में लाएंगे, दूसरा लाएंगे तो पहले के फर्स्ट के पोटेंशियल, पोटेंशियल में, तीसरा लाएंगे तो पहले के पोटेंशियल फर्स्ट और और सेकंड पोटेंशियल के, में, चौथा लाएंगे तो पहले फर्स्ट दूसरे सेकंड थर्ड। और तीसरे के पोटेंशियल में। तो हर एक का एलिमेंटल वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, हर एक का कंट्रीब्यूशन हमको वहां पे लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक और जगह गलती हो सकती है, एक और जगह ना हमसे मिस्टेक हो सकती है। अब ध्यान से देखें मिस्टेक क्या है बच्चों। जब मैं ये V1 V2 V3 V4 ये जो भी मैं लिखूंगा, इन सब में तो हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मिलने ही वाला है, तो क्यों ना इसको पहले से निपटा दो और कॉमन ले लो। अब बचेगा क्या? V1 Q2, ध्यान से देखो, सही है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का लेना पड़ेगा हमको, याद रखना। अगला बताओ, Q1 Q3 Q1 Q3 डिस्टेंस भी किन दोनों के बीच में? R1 1 3। फिर आगे क्या? Q1 Q4 Q2 Q3 डिस्टेंस भी 2 3 चार्ज के बीच का। फिर उसके बाद Q1 Q4 डिस्टेंस भी 1 4 चार्ज के बीच का। फिर उसके बाद Q2 Q2 Q4 डिस्टेंस भी 2 4 चार्ज के बीच का, प्लस Q3 Q4 Q3 Q4 and the distance is also measured between the charge number 3 and charge number 4। अब ध्यान से काम करना, क्या ये सारे के सारे Q1 Q2 Q3 ये सब 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 करंट प्रॉब्लम में Q है? यस देखो ना, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, दे ऑल आर Q। तो क्या ये Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर ये सारे Q स्क्वायर हो गए? यस तो ये सारे Q स्क्वायर बाहर ले लो, कॉमन कर दो इसको, तो दैट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बचा 1/R12 कितना है? ए। R13 कितना है? √2a। शाबाश, क्योंकि ये डायगोनल है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस तो √2a हो जाएगा। R23 कितना है? R14 कितना है? ए a। R24 कितना है? √2a R224 हो गया ना, लास्ट में बचा क्या? R34 कितना है? ए ए। दैट्स इट। देखो सारे एलिमेंट ले लिया अपन ने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ध्यान से देखो तो इसमें से 4 टाइम्स 1/a आया है क्या नहीं? तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लो इसका, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/a हो गया ये, प्लस 2/√2a हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आया। अब इसमें से आप चाहो तो a भी कॉमन ले सकते हो, इधर बचेगा 4, और ये 2 को क्या कर सकते हो? √2 एक √2 कैंसिल कर दो तो यहाँ √2 आ जाएगा। सो इफ आई जस्ट फाइनलाइज दिस होल इक्वेशन, तो आई मे गेट एन आंसर, I may get an answer in a very standard way, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a, जो मैंने अभी कॉमन लिया, 4 + √2। क्लियर हो गई बात? अब ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीटी में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, जेई में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नथिंग न्यू। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, हल्का सा।
लिटिल चेंज जिसे हम कहेंगे। कुछ चार्जेस को पॉजिटिव रखते हैं और कुछ चार्जेस को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ द चार्जेस विल गो फॉर पॉजिटिव एंड सम ऑफ द चार्जेस विल कंसिडर नेगेटिव। लेट्स से क्या मामला है देखिए अब। तो अरेंजमेंट ऐसा है, फिर एक बार 4 चार्जेस का। तो दिस इज द केस। अब इसमें से मैंने 2 चार्जेस जो है ना वो नेगेटिव कर दिए हैं और बाकी की दोनों चार्जेस पॉजिटिव कर दिए हैं। ठीक हो गई बात। नंबर्स दे दें आप अपने हिसाब से। नंबर्स बस इसलिए देना है ताकि हम कैलकुलेशन को समझ पाए। फॉर्मूले में पूरा लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। कहानी वैसे ही लिखनी है आपने। पहला चार्ज आया फ्री में, बिकॉज जब पहला चार्ज आ रहा था तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, एक बात ये, और वहां पहले से कोई पोटेंशियल भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोटेंशियल दे देगा वो, तो फिर वर्क डन बनेगा। लेकिन जब पहला चार्ज आ रहा था तो पूरा मैदान साफ था, खाली क्लियर, कुछ नहीं, जो आया वही राजा। तो उसके लिए वर्क डन क्या? 0। 0। तो वर्क डन 0 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन जब सेकंड आ रहा है तो क्या कहानी ऐसी चलेगी? अब V1Q2 प्लस V2Q3 V1Q3 प्लस V2Q3 V2Q3 प्लस V1Q4 प्लस, देखो मैं जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? V2Q4 V3Q4। दूसरा चार्ज पहले के पोटेंशियल में, तीसरा चार्ज पहले और दूसरे के पोटेंशियल में, चौथा चार्ज पहले, दूसरे और तीसरे के पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? यस। अब इस सब में क्या कॉमन चीज 1/4πε0 है? यस। yes अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। 1 2 -Q इंटू +Q डिवाइडेड बाई A, क्या कहते हो बेटा? यस। प्लस 1 3 -Q इंटू -Q डिवाइडेड बाय √2A प्लस 2 3 Q इंटू -Q डिवाइडेड बाई A प्लस, सही जा रहे हैं ना? 1 yes 4 -Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A प्लस 2 4 +Q इंटू ये भी +Q डिवाइडेड बाई वापस से √2A प्लस, ठीक हो रही है बात? 3 4 -Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A, करेक्ट हुआ? yes अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना? Q²/4πε0, मैंने Q² कॉमन में लिया, -4/A। देखो अब मैंने सही लिखा गलत लिखा? सही एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और चारों बार माइनस में ही था। हाँ तो -4/A, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन Q², ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन Q², ये Q², ये Q² मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया। करेक्ट है? yes यस। अब यहां देखो, क्या ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा? यस। और यहां भी पहले से प्लस ही है, तो लगाओ प्लस। एनी 2 हाउ by ये Q इंटू Q, Q² Q इंटू Q, Q² ये बाहर चला गया। लेकिन ये 2 बार हुआ ना, 2 by √2A। अब A को भी बाहर ले लो आप। इक्वेशन बनाओ 1/4πε0 Q²/A। ध्यान से देखो, √2 -4। यस। तो जो पिछला आंसर मिला था उसका अपोजिट आंसर मिला इसमें, है ना? द वे वी कैलकुलेटेड चेंज हो गया, कुछ चीजें प्लस में आई और कुछ चीजें माइनस में आई। ठीक हो गई बात? यस सर।
अब इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आती हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको ले रहा हूं ये कुछ हद तक हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत अच्छे लेवल पर हैं, कुछ हद तक ये सीईटी और नीट को भी कवर करते हैं, कुछ हद तक। और इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जा सकता है। आई हैव गिवन एम्पल ऑफ क्वेश्चंस इन दी मॉड्यूल, तो आप उसमें से और देख सकते हैं। अब एक अरेंजमेंट दिया गया बच्चों को यहाँ पे, 3 चार्जेस का अरेंजमेंट है, प्लस क्यू, देन माइनस क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू एंड देन अगेन अ प्लस क्यू। द सेपरेशन इज आर एंड 2r। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होना जीरो, जो भी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको करनी है जीरो, तो उसके लिए ये रेशियो क्यू बाई क्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काम करें जैसे पहले करते आए थे। इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 2, और इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 3 लेबलिंग में। तो हम क्या इमेजिन करेंगे, दीज चार्जेस आर कमिंग एट 1 by 1 केस। ठीक है, सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर द सिचुएशन। नेट पोटेंशियल एनर्जी, पहला चार्ज फ्री में आएगा क्योंकि वहां पर पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था और पहले से कोई चार्ज नहीं था, पूरा मैदान साफ था, पहला चार्ज आया, कोई अपोजिशन नहीं, कोई वर्क डन नहीं, वो आया फ्री में। दूसरा आया V1Q2 प्लस, तीसरा आया V1Q3 प्लस V2Q3। ठीक है ना। और ऐसा हम Yes. इसलिए भी लिख पाते हैं बच्चों कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पाथ ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो कैसे भी आया होगा, किसी भी रास्ते से आया होगा, फाइनल इनिशियल देखते हैं, काम करते हैं। Yes. और इस सभी प्रॉब्लम में हमारा एक अजम्पशन क्या है पता है कि पहले से ये चार्जेस इंफिनिटी पे थे, वहां से आ रहे हैं, तो आपको अलग से डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो अब फटाफट बताओ, क्या सब में 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा? Yes. अब ध्यान से देखो, Q मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्यू, क्या कहते हो? Yes. Upon R. अपॉन आर प्लस, फिर देखो Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय 2R. प्लस, फिर ध्यान से देखो माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Q 3 नंबर वाला डिवाइडेड बाय R. R। वेरी गुड। क्या ये सब जीरो है? किसने बोला ये जीरो है? क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही दिया कि पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी तो नेट जीरो करनी है अपने को, तो निपटा दो, सब जीरो कर दो। अच्छा ये 1/4πε0 यहाँ मल्टीप्लाई करके भिड़ा दिया इसको, ये भी क्या हो जाएगा? 0. ये R कॉमन लेके R भी इधर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। तो क्या हम फाइनली ऐसे लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू माइनस QQ प्लस Q2. Q², टू को भूलो मत, माइनस QQ. QQ, माइनस QQ हुआ 2QQ, Yes. taking on the left hand side 2QQ is equal to Q² by 2, एक Q काट दो, 4Q is equal to Q। अब हमको रेशियो किस चीज का पूछा है? Q by Q. Q by Q, स्मॉल Q by कैपिटल Q, रेशियो हो गया 1। 1/4. नहीं, 4:1. सीधा सीधा 4। ठीक है ना, वैसे कैपिटल Q नीचे लेना है ना, दैट्स इट, हो गया आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं नेक्स्ट अभी पुटअप करने जा रहा हूं, ये तो एग्जाम में आ चुका है, मेरा ख्याल है नीट ही में आया है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एग्जामिनेशन, बट नीट में आया होगा, बट इतना श्योर है कि एग्जाम में जरूर पूछा ही है। देख लो, ये अरेंजमेंट है एंड इट विल बी गोइंग टू बी अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल है तो ये एंगल तो 90 हो गया, आइसोसेलेस मतलब दो साइड भी सेम होनी चाहिए, तो ये कितना हुआ? √2a.
√2a. अब ये बोल रहा है नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए इसकी, तो Q कितना होना चाहिए? पहले एक बात मुझे बताओ कि Q पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, शाबाश। क्योंकि अगर अरेंजमेंट में कोई एक चार्ज भी नेगेटिव आया ना, तो उन सारे टर्म को माइनस माइनस कर देता है। देखो ये प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखो, जैसे ही एक चार्ज नेगेटिव होता है तो सब्स्टिट्यूशन में उसका माइनस और माइनस वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा ना हमको। यस। तो मान लो हमने 3 चार्ज अरेंज करे, 4 अलग अलग चार्जेस हमने अरेंज करे। बिलीव मी, अगर उसमें से चौथा चार्ज नेगेटिव हो गया और बाकी के तीनों पॉजिटिव हुए ना, तो वो चौथा चार्ज इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी को माइनस में ले जाएगा। Yes. ये वैसे ही एग्जांपल हुआ जैसे एक आम की टोकरी में एक आम खराब निकला तो बाकी आम खराब हो गए। Yes. समझ रहे हैं ना? एक गंदी मछली पूरे पानी को, पूरे बाकी मछलियों को गंदा कर देती है, ऐसा हिसाब हुआ। हाँ। एक चार्ज भी अगर नेगेटिव आए, और पर्टिकुलरली अगर वो पहला या आखिरी रहा तो और ज्यादा डेंजर, क्योंकि पहला तो फिर सबको मल्टीप्लाई होगा बाद में, और अगर आखिरी भी निकला तो वो भी एनी हाउ सबको मल्टीप्लाई होगा, या इनफैक्ट कोई भी आए वो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता ही है। यस। तो अगर पूरे 5-6 चार्जेस हैं, अगर मान लो सारे के सारे पॉजिटिव और एक एक्स्ट्रा चार्ज तुमने बीच में हल्के से माइनस में ला दिया ना, तो वो ऐसा भी कर देगा कि सब कुछ जीरो कर देगा वो। इसलिए अपने दोस्त हमेशा अच्छे बनाया करो। सही है ना? Yes. यस सर। 5 दोस्तों के ग्रुप में एक हीरा है अपना, नेगेटिव हीरा, तो वो क्या करेगा? सबको नेगेटिव. सबको नेगेटिव। वहां ऐसा नहीं होगा कि वो पांचों की वजह से वो अच्छा हुआ। उसकी वजह से सारे बिगड़ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अब इंसानी फितरत के हिसाब से ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही खराब है तो उसको अच्छा कर देंगे सब लोग मिलके, बट चार्जेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? एनी हाउ, चलो प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई कैपिटल क्यू को आपने कितना करना है। तो काम करने का तरीका अपना वैसे ही रखें जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। लेट्स से कि ये चार्ज नंबर 1 हो गया, ये चार्ज नंबर 2 हो गया, और लास्ट में ये चार्ज नंबर 3 हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, लिखूं डायरेक्ट में चलेगा? यस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ध्यान से देखना, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ए प्लस Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई √2a। आई होप आपके दिमाग में गई बात। यस। यस। V1 Q2, V1 Q3, V2 Q3। आई होप यू गेटिंग इट राइट। यस सर। यस सर। सब मिला जुला के 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 0 हो जाएगा। ए फैक्टर कॉमन लेंगे, उसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? Q square plus Q. स्क्वायर प्लस, सॉरी फॉर दैट, Q स्क्वायर प्लस QQ प्लस QQ बाय √2। करेक्ट है? यस सर। Now have a little solution to it. 0 is equal to Q square plus √2 QQ plus QQ divided by √2। √2. Yes. ये Q स्क्वायर उधर साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस में Q स्क्वायर इज इक्वल टू QQ को कॉमन कर दो, √2 plus 1. √2 प्लस 1 अपॉन √2. √2, एक पावर काट दो, तो Q इज इक्वल टू माइनस √2Q डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। करेक्ट हो रही बात? Yes. अब हम देख रहे हैं यार ऐसा तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा इधर। We don't have any option as such। तो क्या हमने गलत किया? नहीं, हमने जो आंसर बनाया उसको हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है टू गेट द आंसर।
ऑफ दिस काइंड। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि ये एडिशनल स्टेप है, इससे कोई एक्चुअल सॉल्यूशन का लेना देना नहीं है। न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर आंसर देखो क्या होगा, -2q डिवाइडेड बाय 2 + √2 प्लस √2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बी। ये मैच करेगा। ठीक हो रही है बात? यस सर। ओके, ओके चलिए एक और देखते हैं। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये आपने ठीक से करना है अभी। 6 चार्जेस हैं, लंबा चौड़ा काम होगा, डिस्टेंसेस गिनने पड़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, एफर्ट लगाएं, करें, कोशिश करो, पूछो नहीं तो कॉलेज में मुझे बताता हूं मैं। ठीक हो रही है बात? चलो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं जो इससे पहले पूछा गया है एग्जाम में, बट बिफोर दैट एक और सिंपल क्वेश्चन पहले आपके सामने रखते हैं। सिंपल क्वेश्चन थोड़ा डेटा के हिसाब से। सी दिस, there are two charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb and they are placed at points 2 0 0 20 0 0। मतलब y एक्सिस में नहीं है, सारा मामला x एक्सिस में चल रहा है। इफ यू जस्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप कह सकते हो कि एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा चार्ज यहां रखा है, और इसकी पोजीशनिंग अगर हम करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर है, और इसकी पोजीशनिंग करते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में गैप कितना है? 18 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहानी बड़ी आसान है। लेट्स से कि ये 5 नैनोकूलम है और ये -2 नैनोकूलम। क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं अब यहाँ पे? यस, अब दो ही है ना, यस तो सर। पहला फ्री में आया होगा, दूसरा इसके पोटेंशियल में आया होगा, तो ये फॉर्मूला V1Q2 ऐसा है। तो यहाँ डेटा से काम कर रहे हैं, बताएं क्या ये 9 × 10⁻9 हो गया? यस। 5 × 10⁻−9 -2 × 10⁻−9 बिकॉज इट्स नैनोकूलम डिवाइडेड बाय R12 दोनों के बीच का गैप, that is 18 × 10⁻², बिकॉज ऑफ मीटर। अब देखो +9 -9 तो निपट गया यहां से, ये 9 और ये 18 भी 2 में कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट के यहां जाएगा -1। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी -5 × 10⁻11 जूल। देख लो -2 भी तो न्यूमरेटर में आएगा, -7। क्यों 7? हाँ प्लस सॉरी फॉर दैट, सो दैट विल बी -7 जूल। दैट्स इट। हाँ, आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि मुझे इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेना है, और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखें, अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए अच्छे से करना है, ये आपके कंपलसरी प्रिपरेशन में आना चाहिए, कंपलसरीली ये सारा प्रिपरेशन आपने करना चाहिए। दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा एंड देन वी विल एंड विद दिस क्लास। देयर आर 3 चार्जेस मैग्नीट्यूड q and they are at the vertices of an equilateral triangle of side A. How much work is done in bringing them closer to an equilateral triangle of side A/4? तो देखो बेटा 3 चार्जेस हैं, एक, लेट मी मेक अ वेरी बिगर ट्राइंगल, ऐसे। जब हम इन सभी चार्जेस को देखते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे हमको अरेंज किए हुए दिखते हैं।
इनकी साइड लेंथ है ए ए ए, ईच ऑफ द चार्ज इज द मैग्नीट्यूड क्यू क्यू एंड क्यू। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इन्हें और नजदीक लाना है, क्योंकि हम साइड कितना कर रहे हैं ट्रायंगल का फिर बाद में A/4 a/4, मतलब इस ट्रायंगल को हमने छोटा कर देना है ऐसा। नाउ दिस टाइम दिस इज a/4, this is also a/4 and this is also going to be a/4 and the charges are same। तो फिर ऐसा करने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू डू। कैसे क्या काम करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बेटा बहुत आसान है। हम क्या सोचेंगे कि पहले इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जाहिर बात है इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज में कुछ डिफरेंस होगा। yes जो डिफरेंस है, जो इन दोनों अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी का फर्क है, वही वर्क डन हो गया। ट्रिक समझ में आई? अब चूंकि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और सिमेट्रिक आर्गुमेंट पर है, तो मैं यहां डायरेक्ट काम कर सकता हूं। ध्यान से देखो, कितने पेयर है? 1 2 3, 3 ठीक है। तो चलो स्टोरी के हिसाब से भी देखो, पहला चार्ज फ्री में आया, दूसरा पहले के पोटेंशियल में आया, तो एक पेयर हो गई। yes और जब तीसरा आया तो क्या वो पहले और दूसरे पहले के और पोटेंशियल में दूसरे आया, के तो और Yes. 2 पेयर हो हाँ। गए। तीसरा आया तो 2 पेयर हुई कि नहीं, पहले के साथ और दूसरे के साथ दूसरे के साथ, है ना। ये पेयर निकालने का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। पेयर निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पेयर्स। अब टोटल चार्ज कितने हैं यहाँ पे? 3 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर कितना आया? 3। 3 तो टोटल पेयर कितने हो गए? 3 3। क्या तीनों पेयर्स का डिस्टेंस सेम है? yes हाँ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी ऐसी हुई ना, 3 इंटू, आई होप आप समझ पा रहे हैं। हाँ नहीं तो तुम पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V1Q2 V1Q3 V2Q3 खेलते बैठो, आंसर यही आएगा। या एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप पहले पेयर ढूंढ लो, ये एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पेयर ढूंढ के देखो कितने पेयर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस सेम है, उनको एक साथ लिखो, काम खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस सेम रहना लेकिन। अब जैसे yes मैं इस चीज को थोड़ा एलॉबरेट करता हूं इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए ध्यान से देखो, यहां कितने चार्जेस हैं? 4। 4 तो पेयर कितने होंगे? नंबर ऑफ पेयर 6 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 6। तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, सही है। yes लेकिन फिर हमको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंसेस सेम किसके किसके हैं। तो 6 में से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों के डिस्टेंसेस सेम है सेम है। तो 4 टाइम्स ऑफ ए आया कि नहीं? हाँ yes हाँ और बचे हुए 2, यानी कि पहला तीसरा और चौथा दूसरा, इनके भी डिस्टेंसेस सेम है, 2 टाइम्स ऑफ √2a। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ठीक है चलो पूरा एलॉबरेशन आपको समझाने की कोशिश की, इट्स ओके। लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है कि टोटल पेयर पता करो और टोटल पेयर पता करने के बाद कितने पेयर्स के डिस्टेंसेस सेम है उनको एक साथ इकट्ठे लिख करके उस उतने नंबर से उनको मल्टीप्लाई करो। इसमें एक और दिक्कत है ना, ये फॉर्मूला मैं इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करता हूं क्योंकि अगर बीच में से कोई एक नेगेटिव आया तो हम फिर फंस जाते हैं। इसलिए बेहतर है सीधा सीधा करो, या अगर सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और सिमेट्रिक आर्गुमेंट है तो नंबर ऑफ पेयर ढूंढ के करो, चलेगा। आ गया बेटा समझ में? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई,
इसको मैं बोलता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस हिसाब से बताओ फाइनल क्या होगी। इसके भी पेयर 3 होंगे, तीनों डिस्टेंसेस सेम है, तो क्या सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? यस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या? q स्क्वायर बाय a बाय 4। वेरी गुड, a बाय 4। ठीक है, तो ये 4 ऊपर ले लेते हैं और ये फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे करते हैं 12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब हमें निकालना है कितना वर्क डन यहां पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है? यस। बच्चों अगर मैं फाइनल और इनिशियल लिखता हूं तो इसमें मैं ऑब्जर्व करता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a कॉमन है बेटा, कॉमन है। यस। 12 माइनस 3 कितना हुआ? 9। तो क्या फाइनल आंसर 9/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a? ये सब नो, यस। इतना वर्क डन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ऑन, दैट्स इट। अब बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, आपने उसको थोड़ा अटेम्प्ट करना है, आपका होमवर्क रहेगा ये एग्जैक्टली ऐसा ही। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछता हूँ, फिर इस होमवर्क पे आता हूँ। समझो हमने किसी तरीके से इन चार्जेस को ऐसे दबाया, क्लोज करके यहां लेकर आए, सोचो हाँ जरा, और फिर सडनली छोड़ दिया, क्या होगा? दूर जाते। दूर जाते। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि इन चार्जेस को जो ऐसे सेपरेशन पर थे दबा के मैं यहां लेके आया, छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब वो यहां आए, ऐसी पोजीशन में वापस आए, तो इनकी वेलोसिटी कितनी है? पूछ सकता हूं? कैसा निकालेंगे वेलोसिटी कितनी है? तो बेटा ये जो वर्क डन निकाले ना, इसी वर्क डन को किसके इक्वल करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के। दैट्स इट। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का टेंशन लेने का नहीं। तीनों चार्जेस सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मासेस है, तो यहाँ लिखने का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वी निकलता। तो एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको ठीक ठाक तरीके से कर लेना है। अटेम्प्ट करेंगे ना इसको? यस। चलिए फिर रुक जाते हैं। सो दिस वाज अ वेरी एसेंशियल लेक्चर टू बी कंडक्टेड बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमको ये वीक में टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी पूरा करवाना है, तो ये एक लेक्चर मैं जरूरी समझ रहा था। अब रिमेनिंग 4-5 लेक्चर्स जो हमारे कॉलेज में हमको मिलेंगे, होपफुली हम उसमें बचे हुए न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट टेक्निक्स जो होंगे उस पर भी बात करेंगे। क्लियर हुई बात सारी? यस सर। रुक जाए फिर। यस।